हेलो दोस्तों। तो आज फिर से सुनेंगे कहानी का अगला भाग, पार्ट 7, द गर्ल इन रूम 105। और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है आगे की कहानी में। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। चलिए सुनते हैं कहानी। कैमरे की क्लिक्स और फ्लैशेस से मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जोर जोर से चिल्लाते जर्नलिस्ट की आवाजों ने मुझे चकरा दिया। दोपहर हो चुकी थी और जारा की मौत की खबर सुनते ही दिल्ली के हर अखबार और टीवी चैनल का पत्रकार औज खास पुलिस थाने में आकर जम गया था। थाने के दरवाजे को ही कोई 30 पत्रकार घेरे हुए थे। वे जानना चाह रहे थे कि जो हुआ वो कैसे हुआ। इंस्पेक्टर राणा ने किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया। कोई भी कांस्टेबल इजाजत के बिना मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं कर सकता था। दोपहर के वक्त जब मैं कुछ खाने के लिए पुलिस थाने के बाहर गया तो रिपोर्टरों ने मुझे ही घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। क्या आप ही केशवराज पुरोहित हैं? एक ने कहा। मैंने धीमे से सिर हिलाया। रिपोर्टरों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर अपने अपने माइक मेरे मुंह के सामने लगा दिए। डेड बॉडी आपको ही मिली थी? दूसरे ने पूछा। क्या आप ही गर्ल्स हॉस्टल में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे? तीसरा जानना चाहता था। क्या आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड हैं? एक और सवाल पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं और किसके सवाल का जवाब दूं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं मालूम मैंने वैसा क्यों कहा, क्योंकि यह सुनकर तो सवालों की आग और भड़क गई। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि शक की सुई आप पर भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? क्या आपके और जारा लोन के बीच फिजिकल रिलेशंस अभी कायम थे? मोटे लेंस का चश्मा पहने एक रिपोर्टर ने पूछा। मैं उसे एक जोर का तमाचा जड़ देना चाहता था। मुझे खुद पर काबू करना पड़ा। यदि मैं पुलिस थाने में किसी जर्नलिस्ट से हाथापाई कर बैठता तो इससे मेरे केस को कोई बहुत मदद नहीं मिल जाती। मुझे जाने दीजिए। मिस्टर केशवराज पुरोहित, क्या आपने जारा लोन का मर्डर किया है? चश्मे वाले ने अगला सवाल पूछा। नहीं, मैंने चीखते हुए कहा। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए मैं मुड़ा और दौड़ता हुआ पुलिस थाने में चला गया। मैं भूखा रह सकता था, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुझे कच्चा चबा लिया जाए। मैं इंस्पेक्टर की हिदायतों की अनदेखी करते हुए सौरभ के पास चला गया, जबकि हमें दूर रहने को कहा गया था। वो एक लकड़ी की मेज पर ऊंघ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे न दुख महसूस हो रहा था, न थकान और न ही डर। मैं सौरभ की तरह चैन से नहीं सो सकता था। मैंने एक धूल भरी शेल्फ में एक टीवी देखा जिस पर कोई न्यूज चैनल चल रहा था। कुछ विज्ञापनों के बाद चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की का कत्ल। आईआईटी गेट के सामने एक रिपोर्टर खड़ा था, उसी सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास जहां मैंने अपना पुराना आईडी कार्ड दिखाया था। मैंने देखा कि गेट के बाहर भी कोई 1 दर्जन रिपोर्टर्स खड़े थे। डायरेक्टर ने मीडिया को अंदर आने से मना कर दिया होगा। टीवी पर केवल आईआईटी दिल्ली के मेन गेट के शॉट्स दिखाए जा रहे थे। वॉल्यूम बहुत कम था, इसलिए मुझे सुनने के लिए टीवी के बहुत करीब जाना पड़ा। रिपोर्टर अपने कानों में एक उंगली डाले स्टूडियो में मौजूद एंकर अरिजीत से बात कर रहा था। अरिजीत, हमें अभी तक केवल इतना ही पता चला है कि मरने वाली लड़की जारा लोन आईआईटी दिल्ली में पीएचडी स्टूडेंट थी। वो हिमाद्री हॉस्टल के अपने रूम नंबर 105 में सुबह के 3 बजे मरी हुई हालत में पाई गई। पता चला है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि एक्स आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट है, उसे बर्थडे विश करने के लिए उसके रूम में चला आया था और उसने उसे वहां मृत पाया। एक सेकेंड, एंकर अरिजीत ने हाथ में पेन लिए कहा। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके रूम में चला आया था?
यस अरिजीत, उसका नाम केशव राज पुरोहित है। वह 5 साल पहले यहाँ से ग्रेजुएट हो चुका है। तब वह जारा के साथ रिलेशनशिप में था। जारा ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद किसी पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटी दिल्ली में ही ज्वाइन किया था, तो वो इसी कैंपस में रह रही थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जारा और केशव की रिलेशनशिप बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं मशहूर हो चुका था। टीवी पर मेरे बारे में बातें की जा रही थी, लेकिन किसी ऐसे आईआईटी वाले की तरह नहीं जिसने $1 बिलियन स्टार्टअप खोला हो, या जो सीईओ बन गया हो, या जिसने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली हो। मेरे मशहूर होने की वजह केवल इतनी थी कि मैं एक लड़की के रूम में गैर कानूनी रूप से घुस गया था। लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि वो रूम में कैसे घुसा? अरिजीत ने कहा। आईआईटी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती। यस, आईआईटी दिल्ली की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि लड़के लड़कियों के कमरे में दाखिल नहीं हो पाए। इसलिए केशव एक आम के पेड़ पर चढ़कर खिड़की के माध्यम से उसके रूम में आया था। बदकिस्मती से हमें कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, नहीं तो हम आपको वो आम का पेड़ भी दिखाते। यकीनन यह तो बहुत ही सचमुच ही बदकिस्मती थी। देश आम के उस पेड़ को देखना चाहता था, लेकिन देख नहीं सकता था। शायद उस पर लगने वाले आम के फल भी दिखाए जा सकते थे। गो ऑन, अरिजीत ने सिर हिलाते हुए कहा। वो इन हालात से बहुत ही ज्यादा चिंतित नजर आ रहा था। तो वह पेड़ पर चढ़कर उसके कमरे में घुसा ताकि उसको बर्थडे विश कर सके, लेकिन उसने उसे मरा हुआ पाया। फिर उसने पुलिस और उसके पेरेंट्स को इसकी खबर दी। इस कहानी का उसका वर्जन तो यही है। एग्जैक्टली, यह उसका वर्जन है। तो अब पुलिस क्या कर रही है? मेरे ख्याल से अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन केशव हौज खास पुलिस थाने में है। उसे देखकर लगता है जैसे उसके होश गुम है, या शायद वह गुस्से में है। हमारे पास उसके कुछ विजुअल्स हैं। और अचानक स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाया जाने लगा। मैं पूरी तरह से एक साइको दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं चिल्ला रहा था। उन्होंने उस नहीं को लूप में 5 बार दिखाया, जैसा कि टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। वैसे मुझे यहाँ यह बताना चाहिए, रिपोर्टर ने कहा, कि सुनने में आ रहा है कि केशव राज पुरोहित राजस्थान से है और उसके पिता नमन राज पुरोहित वहाँ एक सीनियर आरएसएस मेंबर हैं। यानी उसकी फैमिली के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। क्या? अब ये क्यों जोड़ा जा रहा है? मैंने अपनी इयररिंग को छुआ। इस मामले में मेरे पेरेंट्स को घसीटने का क्या मतलब है? मैंने अपनी जेब चेक की, लेकिन उसमें मेरा फोन नहीं था। शायद मैं उसे पुलिस थाने की कुर्सी पर ही छोड़ आया था। मेरे ख्याल से पुलिस थाने में से तो उसको कोई चुरा नहीं सकता था। मैंने वहां पहुंचकर फोन चेक किया तो पाया उसमें से मेरे घर से 10 मिस्ड कॉल थे। 4 कॉल्स कल चंदन अरोरा के थे, 2 कॉल सेक्सी शीला के, जिसने यकीनन चंदन के कहने पर मुझे कॉल किया होगा। इससे पहले कि मैं इन लोगों को कॉल बैक कर पाता, मुझे एक बार फिर टीवी पर अपना नाम सुनाई दिया। तो क्या केशव राजपुरोहित को गिरफ्तार कर लिया है, या वह अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल कर बचने की कोशिश कर रहा है? व्हाट द हेल! भला मुझको क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और मैंने भला कौन से पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया? मैं तो उल्टे चाहता था कि मेरे पिता को कभी भी इन तमाम बातों के बारे में पता नहीं चले। रिपोर्टर्स ने अपनी बात जारी रखी। नो अरिजीत, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। केशव जांच में पुलिस की मदद कर रहा है, या अभी वह केवल पुलिस हिरासत में है, हमें नहीं मालूम। इसके मुताबिक वे लोग हर एंगल से इस केस को देख रहे हैं। वे जल्द ही हॉस्टल के दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक उस एक्स बॉयफ्रेंड या किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरिजीत ने चिल्लाते हुए कहा। टीवी पर स्टोरी ब्रेक हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे और यह बंदा किसी न किसी की गिरफ्तारी चाहता था। लेकिन इस रिपोर्टर ने जो कहा वह तो अरिजीत की एक्स बॉयफ्रेंड थ्योरी से भी ज्यादा मसालेदार था। देखिए अरिजीत, हमने यह भी सुना है कि अलबत्ता इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कोई टेररिज्म वाला एंगल हो सकता है। यूसी, जारा लोन न केवल मुस्लिम थी बल्कि कश्मीरी मुस्लिम थी। जाहिर है किसी भी कश्मीरी मुस्लिम के साथ कोई वारदात हो जाए तो उसमें
टेररिज्म वाला एंगल घुसेड़ना तो जरूरी है। लेकिन मुझे तो यही सोचकर राहत मिली कि चंद सेकंड में ही अरिजीत मुझे भूलकर अब दूसरे विषय पर बात करने लगा था। एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की जिसका कत्ल रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में कर दिया जाता है, कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं? अरिजीत ने कहा। हमें अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अरिजीत रिपोर्टर ने विनम्र स्वर में कहा। लेकिन शायद अरिजीत को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह आगे झुका, मानो कैमरे के और करीब आने की कोशिश कर रहा हो, और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बड़ी खबर ब्रेक हो रही है और आपका अपना यह चैनल सबसे पहले खबर दिखा रहा है। यह सरासर झूठ था। अकेले पुलिस थाने पर ही 30 से ज्यादा रिपोर्टरों को मैंने देखा था। ये सभी इस स्टोरी को कवर कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, हमारे सामने एक बड़ा सवाल है लेडीज एंड जेंटलमैन, अरिजीत ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, जैसे इस केस पर उसकी अपनी जिंदगी का दारोमदार हो। और वो ये कि क्या अब आतंकवाद की घुसपैठ इंडिया के खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक हो चुकी है। इसके बाद पतंजलि टूथपेस्ट का एक विज्ञापन दिखाया गया, जिसे किन्हीं ऋषियों के द्वारा 2000 साल पहले जड़ी बूटियों से बनाया गया था। विज्ञापन में ऋषि को शांतिपूर्वक ध्यान करते दिखाया जा रहा था। शायद वे टूथपेस्ट के फॉर्मूले के बारे में सोच रहे होंगे। टीवी पर जो न्यूज दिखाई जा रही थी उसके ठीक विपरीत एक शांतिपूर्ण माहौल इस विज्ञापन में दिखाई दे रहा था। विज्ञापन बाबा रामदेव के चित्र के साथ समाप्त हुआ। बाबा रामदेव की मुस्कुराहट को देखकर मुझे इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि यह विज्ञापन खत्म हो और चैनल फिर से उसी ज़ारा मर्डर केस वाली स्टोरी पर लौट जाए। लेकिन जाहिर है, जो मैं चाहता था उसकी किसी को परवाह नहीं थी। चंद ही मिनटों में अरिजीत फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, और इस बार उसके साथ एक प्रतिष्ठित पैनल भी था। उसमें 6 लोग थे, 2 समाजसेवी, 2 भूतपूर्व पुलिस अधिकारी, कश्मीर में थिंक टैंक चलाने वाला एक व्यक्ति और एक रिटायर्ड आईआईटी प्रोफेसर। ये लोग टीवी स्क्रीन पर बनी 6 छोटी छोटी खिड़कियों से झांक रहे थे। टीवी चैनल ऐसा कैसे कर लेते हैं? वे इतनी जल्दी इतने सारे विशेषज्ञों जिन्हें कोई और काम नहीं होता का पैनल कैसे बना लेते हैं? एक खिड़की खुद अरिजीत की थी, दूसरों की खिड़की से दोहरे आकार वाली। उसने चर्चा की शुरुआत की। तो सवाल यह है, क्या आतंकवाद हमारे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच चुका है? क्या इस वारदात का कोई टेरर एंगल हो सकता है? और क्या यह घटना यह भी बताती है कि आज दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है? टेरर वाली बात का तो पता नहीं। कश्मीर थिंक टैंक वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू ही किया था कि एक समाजसेवी महिला, जिसके माथे पर 10 रुपए के सिक्के से भी बड़ी बिंदी थी, ने उसकी आवाज को दबा दिया। टेरर की बात बाद में की जाएगी। मेरा सवाल तो यह है अरिजीत, कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? फौज का स्पॉश एरिया है। यदि वह इलाका भी सुरक्षित नहीं होगा तो क्या होगा? यह नेशनल कैपिटल है या नेशनल क्राइम कैपिटल है? एग्जैक्टली। यदि अमीर लोग भी सुरक्षित नहीं है तो पुलिस कर क्या रही है? अरिजीत ने कहा। भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने कम से कम ऐसी बात कही जिससे पुलिस को जांच में मदद मिलती, लेकिन समाज सेविका ने उन्हें चुप करा दिया। भूतपूर्व आईआईटी प्रोफेसर को तो एक शब्द बोलने का मौका भी नहीं मिला। एक कांस्टेबल आया और मेरा कंधा झकझोर कर मुझे कहा, राणा सर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने कॉल किया था, वे तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, राणा ने कहा। उनकी आवाज पहले से शांत लग रही थी। सॉरी, फोन मुझसे दूर था, मैंने कहा। वैसे भी अभी मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता था। वे लोग अलवर से आ रहे हैं, चंद घंटों में यहाँ पहुंच जाएंगे। डैम। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे दोस्त को भी यहाँ ले आओ, बात करनी है। मैं सौरभ को नींद से उठाकर ले आया। यह एक बड़ा मामला बन गया है, नेशनल न्यूज, राणा ने कहा। मैं जानता हूँ सर। क्या? कैसे जानते हो? मैंने टीवी पर देखा, रिपोर्टर्स और वही सब। अपनी बेहतरी चाहते हो तो रिपोर्टरों से जितना दूर रह सकते हो रहो। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। जब मैं बाहर कुछ खाने जा रहा था तो उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं उनसे बचकर अंदर चला आया।
तुमने सुबह से कुछ खाया? सौरभ ने जोर से अपना सिर हिलाकर ना कहा। इंस्पेक्टर राणा ने एक चपरासी को बुलाकर कुछ स्नैक्स लाने को कहा। वह 2 कप चाय और आलू पकौड़े लेकर लौटा। इंस्पेक्टर ने हमें खाने को कहा। मैं धीरे धीरे खाने लगा। तुम्हारे पिता की मुझसे बात हुई। वो राजस्थान में क्या है? आरएसएस के प्रधान सेवक, राज्य के प्रांत प्रचारकों में एक। हाँ वही। उन्होंने दक्षिण दिल्ली के सांसद से भी बात की है। औज खास उन्हीं के एरिया में आता है। अब जाकर मुझे राणा की बदली हुई टोन और इन चाय और पकौड़ों का राज समझ में आया। भारत में कोई भी अफसर केवल अपने से ऊपर बैठे अधिकारी की ही सुनता है। तुम्हारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के कारण तुम्हें रियायत नहीं दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो हम और ज्यादा सख्ती ही बरतेंगे, राणा ने जैसे मेरा दिमाग पढ़ते हुए कहा। जी सर, लेकिन हम लोगों ने सच में ही कुछ नहीं किया है, सौरभ ने कहा। ये सुबह से उसके पहले शब्द थे। हाँ, अगर तुम लोगों ने सच में ही कुछ भी नहीं किया है, केवल तभी तुम बच सकते हो, इंस्पेक्टर ने कहा। यह केस अब टीवी पर आ गया है। अगर मीडिया ने यह कह दिया कि आरोपी के कनेक्शंस के कारण उसके साथ नरमी बरती जा रही है, तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तो क्या मैं आरोपी था? नहीं, यह तो गलत था। सर, आरोपी? मैंने हैरत से कहा। मेरा मतलब है अगर तुम आरोपी होते तो। परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन शुक्र है कि अब हमारे पास कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिससे तुम्हें मदद मिल सकती है। क्या? सौरभ और मैंने एक स्वर में कहा और फिर बाद में सर जोड़ दिया। कैंपस रजिस्टर के मुताबिक तुम लोग अपनी एनफील्ड बाइक पर सवार होकर 3:14 पर कैंपस में पहुंचे थे। इसका मतलब है कि 3:20 से पहले तुम जारा के रूम में नहीं पहुंच सकते थे। जी सर, हम उसी समय वहां पहुंचे थे। मेरी बाइक अभी भी कैंपस में खड़ी है। तुमने उसके पेरेंट्स को 3:38 पर और पुलिस को 3:40 पर कॉल किया। पुलिस 3:52 पर पहुंची और 3:54 पर हमने बॉडी को देखा। जी सर। तो अगर तुम 3:20 पर वहां पहुंचे और 3:35 पर उसका कत्ल किया। सर, मैंने उसे नहीं मारा। शट अप, और जो बोल रहा हूं उसको सुनो। जी सर। तो अगर तुमने उसे 3:35 पर मारा और मैंने 3:54 पर बॉडी को देखा, तो मैं कोई पोस्टमार्टम एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी डेड बॉडी देखी हैं और जारा की लाश को देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसे 20 मिनट पहले ही मारा गया है। लाश बहुत ठंडी और सख्त हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। जी सर, जब मैं वहां पहुंचा तब पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। हमें ऑटोप्सी से बहुत मदद मिलती, लेकिन उसके पेरेंट्स ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। राणा ने उंगलियों को आपस में बांधते हुए कहा। क्यों? मजहबी कारणों से, खुदा जाने किस लिए। उनका कहना है कि वे उसका कफन दफन ठीक से करना चाहते हैं। हाँ, यह सच है कि ऑटोप्सी में हम पूरे शरीर की चीर फाड़ कर देंगे, लेकिन बाद में उसके टांके भी तो लगा देंगे। लेकिन उन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। सौरभ और मैं चुप्पी साधे रहे। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, एनीवे, मैंने उसकी मौत के कारणों की पड़ताल के लिए कॉरोनर भेजा है। उम्मीद है कि वे लोग उसको बाहरी जांच करने की इजाजत देंगे। शायद वो कोई सुराग लगा पाए। उन्होंने अपने नोट्स खोल लिए। लाश की गर्दन पर जो निशान पाए गए हैं, उसके अलावा उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। और जहां तक हमारा ख्याल है कि उसके साथ कोई बलात्कार भी नहीं हुआ था। मुझे हैरानी हुई कि इंस्पेक्टर लाश और सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजों के बारे में इस तरह से बात कर रहे थे, जैसे हम अपने कोचिंग सेंटर में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। हमने उसके कुछ हॉस्टल मेट्स के बयान लिए हैं। क्या उस दिन कैंपस में छुट्टी थी? हो सकता है, हफ्ते भर का मिड टर्म ब्रेक। फरवरी में हमें ऐसा ब्रेक मिला करता था, मैंने कहा। हाँ, अभी हॉस्टल में ज्यादा लोग नहीं हैं। उसके विंग में भी केवल 3 ही लड़कियां मौजूद थीं, बाकी अपने घर चली गई हैं। जी सर, सौरभ ने कहा। हॉस्टल एंट्रेंस के सीसीटीवी फुटेज आए हैं। हम बारीकी से उनकी पड़ताल करेंगे। हमने जारा के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा ही लिए हैं। उसके मंगेतर की सेल टावर लोकेशन हमने पहले ही चेक कर ली है। उससे बात भी हो चुकी है। हम पूरी रात सोए नहीं हैं। क्या हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा।
अभी 1 मिनट पहले मैं आरोपी था और अब मुझसे ऐसा बर्ताव करने की उम्मीद की जा रही है जैसे कि मियाँ बीवी की आपस की बातों में करते हैं। जी सर, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये मीडिया वाले टीवी पर यह क्यों दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को कोई होश ही नहीं है? उन्होंने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्या हम रातों को हर इंसान के घर में घुस जाएं ताकि कहीं कुछ गलत हो ही ना पाए? भला कोई कैसे अपराधों पर पूरी तरह से रोक लगा सकता है? ज्यादा से ज्यादा हम उसकी गुत्थी ही सुलझा सकते हैं। जी सर, मैंने कहा क्योंकि मेरे ख्याल से वो यही सुनना चाहते थे। और इन सब चीजों में समय लगता है। किसी कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कोई ऐप तो होता नहीं है। हाँ सर, अभी तक तो कोई ऐसा ऐप नहीं है, सौरभ ने कहा। बेड़ा गर्क हो सौरभ, तुम्हें ऐसी टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर ने सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने नजरें झुका ली। वो लोग चाहते हैं कि हम किसी को गिरफ्तार कर लें। यदि हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम कामचोर हैं, और यदि हम शक के दायरे में आने वाले सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हमें अत्याचारी कहकर पुकारा जाएगा। ऐसे में हम करें तो क्या करें? मैं वास्तव में इस बारे में सोचने लगा था कि अभी यहाँ पर खड़े होकर चिल्लाने के सिवा इंस्पेक्टर राणा को और क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, पता नहीं सर, शायद बेहतर यही होगा कि न्यूज़ चैनलों को इग्नोर किया जाए। मैं तो इग्नोर कर दूंगा, लेकिन नेता लोग नहीं करेंगे, और मेरे सीनियर्स इन्हीं नेताओं को रिपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्टर राणा का फोन बजा। मैंने सोचा कि हालांकि पुलिस बनने के बाद आपको लोगों की पिटाई करने का मौका मिल जाता है, जो कि मजेदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद एक पुलिस अफसर होना आसान बात नहीं है। यस, ओके, राणा ने फोन पर कहा और चुप हो गए। गुड, आप श्योर हैं? आपने पूरे फुटेज देखे? वक्त क्या रहा होगा? 2:02 से 2:41 तक। ओके, गुड। इंस्पेक्टर हमसे थोड़ी दूर चले गए। उन्होंने फोन पर बतियाते हुए ही कुछ नोट्स लिए और कॉल खत्म होने के बाद हमारे पास चले आए। तो इससे पहले मैं कह रहा था कि मेरी तुम्हारे पिता से बात हुई थी। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वे भले आदमी हैं। उन्होंने कभी हमें धमकाने, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। जी सर, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, खास तौर पर मेरे जैसे नालायक बेटे के लिए। मैं आगे यह जोड़ना चाहता था लेकिन जोड़ा नहीं। और उनके यहाँ आने पर मैं उन्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। अच्छी खबर? यही कि इस मामले में शक की सुई पूरी तरह से तुम पर नहीं है। शक की पूरी सुई? मैं तो चाहता था कि सुई जैसी कोई चीज ही मेरे ऊपर ना हो। जी सर, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वॉचमैन 2:02 से 2:41 तक अपनी पोस्ट से गायब था। ओह, तो शायद कोई इसी दरमियान हॉस्टल में घुस गया होगा। हो सकता है, लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। क्या? सौरभ ने कहा। 1 महीने पहले ज़ारा लोन की इसी वॉचमैन लक्ष्मण रेड्डी से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और उसने बहुत सारी लड़कियों के सामने लॉबी में उसे थप्पड़ जड़ दिया था। रियली? क्यों? यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम पता कर लेंगे। जी सर, बस जिज्ञासा है इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको इस लड़ाई के बारे में किसने बताया? इंस्पेक्टर ने अपने नोट्स उठा लिए। रुचिका गिल, वह हिमाद्री हॉस्टल में 4th ईयर स्टूडेंट है। रूम नंबर 109 में रहती है। एक और लड़की सुभद्रा पांडे जो 203 में रहती है। इन दोनों ने यह बताया है। मेरे सब इंस्पेक्टर ने अभी अभी उनसे बात की है। मेरी टीम इस केस पर बहुत मेहनत से काम कर रही है और हम इस मामले की लगभग तह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन स्टूपिड मीडिया यह सब नहीं हाईलाइट करेगा। मैं चुप रहा। इंस्पेक्टर उठ खड़े हुए। बीरेन, उन्होंने पुकारा। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। हुजूर, उसने कहा। क्या वो लक्ष्मण रेड्डी यहाँ पर है? जी हुजूर, बाहर कुर्सी पर सो रहा है। उसे 2 तमाचे जड़कर उठाओ और मेरे पास लेकर आओ। जी हुजूर, उसने कहा और चला गया। वह इस बात से बहुत खुश नजर आ रहा था कि उसे अधिकृत रूप से किसी पर अपनी ताकत की आजमाइश करने का मौका मिल रहा है। इंस्पेक्टर हमारी ओर मुड़े।
तुम दोनों बाहर इंतजार करो, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सौरभ और मैं उठ खड़े हुए। जब हम बाहर जा रहे थे हमने लक्ष्मण को आते हुए देखा। उसके हाथ जुड़े हुए थे और कमर झुकी थी। राणा ने झन्नाटेदार तमाचे से अपने ऑफिस में उसका स्वागत किया, जिसकी आवाज हमें बाहर तक सुनाई दी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी और उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो सुनते रहिए कहानी, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे की कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई पार्ट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।